नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। आज से हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो होगा हमारा मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। जो भी टारगेट रहेगा हमारा पटवार एग्जाम जो अभी होना है आपका 10 और 11 को, उसी को लेकर ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा टॉपिक आपका यही एक बच रहा है, क्षेत्रमिति। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं 2D और 3D दोनों तरह की आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन को लेकर जो जो आकृतियां हमें सीखनी है उन सबको हम लोग बारी बारी से पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज सभी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस सेशन में। अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। और हम शुरू करेंगे आज ये टॉपिक आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इस क्षेत्रमिति के टॉपिक में हम बात करें तो लास्ट जो हमारा पेपर पटवार का हुआ है, पटवार 2021 के अंदर लास्ट जो एग्जाम लगा था, 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसमें 4 पेपर करवाए गए थे पटवारी के। तो इन चारों पेपर में आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। 3 क्वेश्चंस भी हैं कई पेपर में और 4 क्या क्वेश्चन भी हैं, 3 to 4। अब की बार भी आप निश्चित मानिएगा कि 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा। और ये टॉपिक आपके वीडियो का जो पेपर होना उसमें भी सेम है। तो क्वेश्चंस कोई भी पेपर की बात कर लो, जिस भी सिलेबस में मेंसुरेशन लिखा हुआ है, तो ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए जरूरी है। जिस एग्जाम में क्षेत्रमिति लिखा हुआ है उन सबके लिए काफी, हाँ, सब कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। 2D के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, 2 डायमेंशन, और उसके बाद हम बात करेंगे 3D आकृतियों के बारे में, जिनके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं। इन सब आकृतियों को बारी बारी से हमें आगे बढ़ाना है। तो बेसिकली मैंने कहा कि हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, जिस भी सिलेबस में आपका ये टॉपिक लिखा हो, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक से सीखने वाले हैं। इस टॉपिक की अगर बात करी जाए, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, इसके हम 2 पार्ट करें, 2D और 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, जिनके अंदर 2 विमाएं होती हैं, और जहां पर आप 3D आकृतियों की 3 विमाएं जिन वहां होती हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2D, जिन आकृतियों के अंदर 2 डायमेंशन है। तो जहां आप सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के लिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल, त्रिभुज क्या है? बेस ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन से होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा। समकोण त्रिभुज क्या होगा। सारी बातें हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। बस यहाँ पर यही है कि आप फॉर्मूले साथ साथ याद करते चलोगे और क्वेश्चंस में काम लेते टाइम बार बार उनको लिखोगे तो इतना अच्छे से याद हो जाएंगे वो। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, फिर हम लोग पढ़ लेंगे सर्कल, वर्त, इसके बाद आप पढ़ते हैं यहाँ पे वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर, यानी चतुर्भुज के पार्ट आगे वर्ग, आयत, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज, रेक्टेंगल, रोम्बस, यानी चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल के सारे भाग हैं ये। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद आप पढ़ लेते हैं बहुभुज क्या है, पॉलीगन क्या होगा, बहुभुज, इसकी भी बेसिक जानकारी देख लेंगे हम। बहुभुज क्या है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। बहुभुज में सबसे पहला भाग हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, जहां कम से कम भुजाओं की संख्या 3 होती है।
तो बहुभुज भी तभी बनता है जब कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी होती है, वहां पर 3 होती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ही आपका बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ 2D आकृतियों के बारे में इन सब के फॉर्मूले हमें सीखने हैं। इनका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण किसे बोलते हैं, कोणों का क्या रिलेशन है, भुजाएं कैसी होंगी, ये सब सीखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 3D आकृतियों पर। जिस कमरे में अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो वो किस प्रकार की आकृति है, क्या वो 2D है या फिर वो 3D है, वहां 3 डायमेंशन है। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं आप, अपने घर पे बैठ रहे हैं, जिस पे कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो आपका 3D आकृति है, उसे बोला जाता है क्यूबॉइड, घनाभ है वो कमरा, जहां 3 डायमेंशन है। घनाभ, क्यूबॉइड, घन, क्यूब। घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है बेसिक? क्यूब और क्यूबॉइड दोनों ही 3D आकृतियां हैं। घनाभ के अंदर भी 6 सरफेस होती है, क्यूब के अंदर भी 6 सरफेस होती हैं, लेकिन क्यूब में सारे सरफेस इक्वल होते हैं, इसमें अपोजिट सरफेस इक्वल होते हैं। घनाभ में आमने सामने के सरफेस बराबर होते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, बेलन, सिलेंडर, और इसके अंदर हम लोग देख लेंगे शंकु, कोण, गोला, स्फीयर, और एक हम देख लेंगे अर्धगोला, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, हेमिस्फीयर। ये सब आकृतियां 3D हैं। तो इन सब को हम बारी बारी से पूरा कर लेंगे। इस टॉपिक की सबसे खास बात यही है कि अगर इसके फॉर्मूले और कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक है अगर आप लोगों ने याद करी है तो ये टॉपिक बहुत आसान है। अब इसके अंदर बात करें हम लोग कि जो लास्ट पेपर हुआ 2021 का पटवारी का, उसके अंदर आप देखोगे अगर पुराने पेपर चारों के चारों पेपर देखो तो इस 2D आकृतियों में पिछले वाले पेपर में जो क्वेश्चंस बने हैं मैक्सिमम हर पेपर में सवाल बना है वर्ग को लेकर, स्क्वायर को लेकर, रेक्टेंगल को लेकर, आयत को लेकर, सॉरी वर्ग को नहीं आयत को लेकर बना है। हर पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा रेक्टेंगल को लेकर, आयत को लेकर। एक ही आकृति पूछी गई, इन सब में से केवल एक आकृति पे क्वेश्चन बना है। और 3D में बात करें तो घनाभ को लेकर क्वेश्चन बने, मैक्सिमम क्वेश्चन क्यूबॉइड को लेकर बना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस बने हैं वो कोण, शंकु को लेकर बनाए गए। लास्ट 2021 पटवारी वाले पेपर की बात करो, जरूरी नहीं है इस बार ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता। वो 21 की बात है, 2025 में आ गए हम लोग तो है, पर यही आकृतियां, फॉर्मूले सब यही याद रखने, इन्हीं सब आकृतियों में से कोई ना कोई आकृति हमारे पेपर में आएगी। तो शुरू करें हम लोग इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम लोग 2D आकृतियों को सीखेंगे, बारी बारी से एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। तो 2D आकृतियों की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, देखो आयत के ऊपर हर पेपर में क्वेश्चन बना है। 2021 पटवार के पेपर का पहला पेपर का क्वेश्चन है रेक्टेंगल, एक आयत। हर पेपर में क्वेश्चन छपा है आयत, एक आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को घटा दिया जाए। ये घनाभ, ये शंकु, 3 ही आकृतियों पे क्वेश्चन बने हैं। ये वापस देखो आयत, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार ऐसा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। ये सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको। अभी आज से हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक हमारा ये टॉपिक चलेगा। तो अभी जो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 2D आकृतियां होंगी, 2 डायमेंशन की बात करेंगे, जिनके आपको निकालने होते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। जो आकृति स्थान गिरती है जिसको आप 3D आकृति बोलते हैं, वहां हम लोग देखते हैं आयतन, जिसके अंदर आपको कुछ भरना हो, जिस कमरे के अंदर की बात करें तब आपको निकालना होता है आयतन। 2D आकृतियों के अंदर भी बेसिकली 2 ही बातें होंगी, क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, क्षेत्रफल की जो इकाई होती है एरिया, वो वर्ग होती है, वर्ग इकाई, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर वर्ग में होगी, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की जो इकाई है वो वर्ग में होती है, वर्ग मीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग किलोमीटर होगा, वर्ग हेक्टामीटर होगा, डेकामीटर होगा, लेकिन वर्ग में होगा। या मीटर स्क्वायर कह सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो, स्क्वायर यानी वर्ग होगा। परिमाप की जो इकाई होती है वो वही होती है जो उसकी साइड की इकाई होगी। भुजा अगर मीटर में है तो परिमाप भी मीटर में आएगा।
भुजा अगर सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी सेंटीमीटर में है। कुछ इकाइयों के बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं इन यूनिट को, आप लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। हम जो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं 2D के अंदर, तो हम लोग त्रिभुज से शुरुआत करना चाहेंगे, ट्रायंगल। बाकी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आयत से भी शुरू कर सकते हो, सर्कल से भी शुरू कर सकते हो, शुरुआत कहीं से भी करी जा सकती है। ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं हम, त्रिभुज से शुरू कर रहे हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। यहाँ भुजाओं की संख्या कम से कम कितनी होती है? 3 होती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये ट्रायंगल है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। ये 3 साइड है इसके अंदर, AB, BC और CA, ये 3 भुजा हैं। ये कौन सा त्रिभुज है सर? आपने कोई बेसिक ट्रायंगल बनाया है, अभी इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे, पहले इसकी बेसिक बात कर लो। भुजा कौन कौन सी है यहाँ पर? इसकी साइड को लेकर अगर बात करी जाए तो सर इसमें 3 भुजा हैं। कौन कौन सी? भुजा AB, BC और CA, या AC, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। AB, BC और CA। आप चाहें तो इनका कोई माप भी लिख सकते हैं। मैंने कहा कि इस वाले वर्टेक्स के सामने वाली जो भुजा है वो A है, इस B वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को स्मॉल p से लिख दो, और C वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को स्मॉल c से लिख सकते हैं आप चाहें तो। 3 ही इसके अंदर एंगल है, कोण। 3 ही भुजाएं होती हैं इसके अंदर, 3 ही कोण होते हैं, एंगल। कोण कौन कौन से हैं सर? कोण A, कोण B और कोण C। ये सिंबल होता है एंगल का, कोण A, कोण B और कोण C। आप सबको ध्यान है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अंतः कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपसे कोई वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ये सिंबल है, एंगल को दर्शाता है, कोण A, कोण B और कोण C। जिस वर्टेक्स पर एंगल बनाया गया हो उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। अगर एंगल A को इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, और चाहे तो इस तरह से लिखते हैं, कोण BAC। जिस वर्टेक्स पर बनाए गए एंगल की बात हो रही हो तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, एंगल BAC। इसका मतलब कौन से कोण की बात कर रहा हूं मैं? A वाले की। किस कोण की बात हो रही है? जो वर्टेक्स A पर बना, शीर्ष A पर बनाए गए कोण की बात हो रही है। तो 3 भुजा और 3 एंगल, और तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे, फिर इसके क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, फिर इसके अंदर जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं वो देखने हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल के लिखिएगा। एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग लिखना है आप लोगों को। मेरे साथ लिखोगे, जितना अच्छे से इनको बार बार दोहराओगे। अगर पहली बार आप सीख रहे हो इस टॉपिक को तो प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, अच्छी सी सुंदर सी राइटिंग में लिखिए, और जब रिवीजन करें तो आप लोग पूरा फास्ट करिए। फिर उसको कम से कम इस टॉपिक को 4 से 5 बार, 6 बार तक आपको रिवीजन करना होगा। उसके बाद हर सवाल का जवाब आपके पास में होगा। आप लोगों ने क्या लिखा? किसी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो, एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग, एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग, एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग, एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग, एक त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजाओं का योग
हमेशा एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तीसरी भुजा से बड़ा होगा। एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा तथा अंतर हमेशा छोटा होगा। डिफरेंस जो है वो हमेशा कम होगा तथा अंतर हमेशा छोटा होगा। अंतर हमेशा छोटा होगा। योग हमेशा बड़ा होगा तथा अंतर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा तथा अंतर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कोई भी त्रिभुज की बात कर ले जाओ, इस बात को इस तरह समझेंगे जैसे त्रिभुज है आपके पास ABC। इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल a से लिख दिया, इसको B से लिख दिया और यहां पर मैंने C से लिख दिया। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को A, B और C से लिखा हुआ है। तो ये त्रिभुज की भुजा है, इसकी साइड है स्मॉल a, b और c। आपने जो लिखा है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे आपने कहा कि a प्लस बी जो होगा, या आप कहें कि b प्लस सी जो होगा, इन दोनों भुजाओं को जोड़ा आप लोगों ने, इन दोनों का योग किया, तो b प्लस सी का जो योग आएगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी वाली भुजा यानी a से। b प्लस सी का योग जो है वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी वाली भुजा यानी c से। इसी तरह से अगर आपने c और a का प्लस किया, c प्लस a जो योग है वो बड़ा होगा हमेशा b से। ठीक इसी तरह से आप कहें कि a प्लस b जो है वो बड़ा होगा c से। तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें, तो वो हमेशा छोटा होता है। इस सिंबल का मतलब समझते हैं, जिसकी तरफ बड़ा मुंह खोलेंगे वो संख्या बड़ी होती है। इस सिंबल का बेसिक मतलब यही है कि जिसकी तरफ बड़ा मुंह खुलेगा वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ b प्लस सी का योग बड़ा होगा a से। अंतर की बात करें तो b माइनस सी, अगर आपने इन दोनों साइड का माइनस किया, पता नहीं कि b और c में बड़ा कौन, तो इसको मोड में लिख लो, ताकि प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने घटाने का बोला। जैसे b का मान 10 है और c का मान 4 है, तो 10 और 4 का जो अंतर आ रहा है 6 आ रहा है ना, तो ये अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम आएगा। अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या आएगा, कम आएगा। तो इस तरफ जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन खुलेगा वो किसकी तरफ खुलेगा, a की तरफ। b माइनस सी इज लेस देन टू a, b माइनस सी, अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है, योग हमेशा बड़ा होता है। इसी तरह से अगर आप कहें कि c माइनस a लेस देन b, b से छोटा होगा, a माइनस b लेस देन c, योग हमेशा बड़ा होता है और अंतर हमेशा छोटा होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब मैं क्वेश्चंस के माध्यम से अगर बात करूं इस सवाल के, अगर एक एग्जांपल आप लोग समझें, इसी पॉइंट पर अगर आप एक क्वेश्चंस देखना चाहें, तो मैं आपको त्रिभुज दे रहा हूं और त्रिभुज की तीनों साइड दे रहा हूं। आपको ये बताना है कौन सी भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन का आंसर देना है, कौन सी वो त्रिभुज की भुजा है जिनसे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। कौन सा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया
जा सकता। त्रिभुज की वो कौन सी भुजा है जिनसे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला, जिस त्रिभुज की भुजा 1, 1 और 1 हो। जिस त्रिभुज की भुजा 2, 1 और 3 हो। जिस त्रिभुज की भुजा 2, 3 और 4 हो। और जिस त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 हो। मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी इकाई इनकी हो सकती है। इनमें से वो कौन सा त्रिभुज की भुजा है जिनसे त्रिभुज नहीं बना सकते आप? कौन सी वो भुजाएं हैं जिनसे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता? अभी भी पढ़ के आए हम लोग कि कोई भी 2 भुजाओं का अगर आप प्लस करते हैं, योग करेंगे, तो हमेशा वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर है तो वो त्रिभुज बनेगा। जैसे ये पहला त्रिभुज है, अधिकतर बच्चा यही आंसर देगा कि सर ये त्रिभुज नहीं बनेगा, 1, 1 और 1। और ये त्रिभुज तो हमेशा बनेगा। जिस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं बराबर हों वो त्रिभुज हमेशा बनेगा, और इसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर देखो वो कंडीशन फॉलो भी हो रही है। वो जो प्रॉपर्टी अभी आप लोगों ने सीखी है वो पूरा ट्रू भी है। यहाँ पर देखिए आप लोग, सर आपने इन दोनों को जोड़ा, 1 + 1 कितना हुआ? 2। तो 2 बड़ा ही तो होता है इस 1 से। कोई भी 2 भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। इन दोनों को छोड़ के देखो आप, 1 + 1 2, किसी भी जगह चेक कर लो आप लोग, हर जगह सही होगा। अब यहां देखिए आप लोग, ऑप्शन बी को देखा मैंने, 2 + 1 कितना हुआ? 3, और तीसरी भुजा भी कितनी है? 3। तो ऑप्शन बी जो है इन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनेगा सर। जिस त्रिभुज की भुजा 2, 1 और 3 है वो कभी भी त्रिभुज नहीं बना पाएंगी, क्योंकि इन दोनों का जो योग आ रहा है 2 + 1 कितना हो रहा है? 3, बराबर आ रहा है तीसरी भुजा के। बराबर नहीं हो सकता, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही है क्या? 2 + 3 किया 5 आया सर, 4 से बड़ा होता है 5, बिल्कुल ठीक है। 3 + 4 किया 7 आ रहा है सर, 2 से बड़ा होता है। और यहां देखा सर 2 + 4 6, वो भी 3 से बड़ा होता है। हर जगह अगर सही है तो वो त्रिभुज बनाया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन डी क्या लिख रहा है? 3 + 4 7 जो 5 से बड़ा है, 4 + 5 9 जो 3 से बड़ा है, 3 + 5 8 ये 4 से बड़ा है। तीनों जगह आप चेक करके देखेंगे, हर जगह अगर सही है तो वो त्रिभुज बनेगा। लेकिन वो त्रिभुज की कौन सी भुजा आपको मिली? 2, 1 और 3। सर इन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बन सकता। 2, 1 और 3 इन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बना सकते, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का योग अगर आप कर रहे हैं तो वो 3 आ रहा है, और तीसरी भुजा भी कितनी है? बराबर नहीं हो सकता सर। कोई भी 2 भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यही आपका एक ठीक आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको जो लिखना है वो ये है, ये था बेस ऑन साइड। भुजाओं के आधार पर आप लोगों ने पहली प्रॉपर्टी लिखी। दूसरी जो लिखनी है वो एंगल के आधार पर लिखनी है। बेस और एंगल, कोणों के आधार पर लिखना है। त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप लोग। त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष कोण, किसी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या कहा? किसी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष कोण यानी बाहर बना हुआ कोण, किसी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष कोण, प्रत्येक बहिष कोण बाहर बना हुआ कोण, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं आप। किसी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष कोण अपने अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अपने अंतरा का मतलब अंदर के, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।
अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। एक त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज की बात कर लें, बहिष्कोण आप समझिएगा क्या मतलब है इसका। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, इस बाहर वाले कोण की बात कर रहे हैं हम। किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण इस वाले कोण के जो अंदर वाले अभिमुख कोण जो है, सामने के कोण, कोण ए और कोण बी, इन दोनों के योग के बराबर होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मान होगा सर कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी। इस वाले बहिष्कोण की बात करें तो इसका मान होगा सर कोण ए प्लस कोण सी के योग के बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण सी। इस बहिष्कोण की बात करें तो इसका मान होगा सर कोण बी प्लस कोण सी। तो किसी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। प्रत्येक बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोणों का योग, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अंतराभिमुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अंदर वालों का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा और बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। जैसे आप समझेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में वैसे ही कोई ट्रायंगल बना लो आप लोग। एक ही ट्रायंगल बनाया, ये त्रिभुज बनाया ए बी सी, ये कोण मैंने कहा 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 50, 60 और 70, ये 3 एंगल है। 180 होना चाहिए इनका योग, तभी त्रिभुज बनेगा। 50 और 60 और 70, 50 और 70 120 और 60 180 हो रहा है पूरा, तो त्रिभुज बनेगा सर। तीनों कोणों का अगर अंतर वाले कोणों का, अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो त्रिभुज बनेगा। 180 से कम भी नहीं हो सकता और ज्यादा भी नहीं हो सकता। अब आपने अभी ये सीखा है कि बाहर वाला कोण, अगर ये देखना है आपको, इसके बाहर के कोण की बात करनी है आपको, आपने अभी ये देखा है कि अगर आपको इस वाले कोण की बात करनी हो, बाहर वाले की, ये कोण निकालना है, इसके बाहर का बहिष्कोण, तो ये जो कोण है वो 110 डिग्री का होगा। ये आप वैसे भी जानते हैं कि 110 का होगा। क्यों? क्योंकि सर ये स्ट्रेट एंगल बन जाता है, सरल कोण बन जाता है। एक सरल रेखा में बना हुआ कोण पूरा कितने डिग्री का होता है? 110, 80 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल, सरल रेखा में बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। ये हम वैसे ही जानते हैं। अगर ये 70 है तो ये बाहर का कोण 110 डिग्री होगा, बाहर का कोण 110 डिग्री होगा। अभी आप लोग क्या सीखा था? किसी त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो इसके अंदर जो दो कोण बन रहे हैं उनका योग भी 110 ही आ रहा है। देखो 50 प्लस 60 कितना होता है? 110 डिग्री। 50 प्लस 60 भी कितना होगा? 110। इसी तरह से इसको देखें आप लोग, इसके बाहर वाला कोण 120 डिग्री होगा, तो इसके अंतराभिमुख कोणों का योग 50 प्लस 70 भी 120 ही होता है। यहां पर बात करोगे तो ये 50 है, तो ये बाहर वाला कोण 130 डिग्री होगा। इसके अंतराभिमुख कोणों का योग 60 प्लस 70 भी 130 ही होता है। और इन बाहर के तीनों कोणों को जोड़ के देखोगे तो इनका योग हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, किसी भी त्रिभुज के बाहर बने हुए कोणों का योग, बाहर वाले कोण, बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के दो छोटे से बेसिक प्रिंसिपल थे। अब हम लोग त्रिभुज के भाग करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के भाग करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, बेस ऑन साइड और बेस ऑन एंगल। भुजाओं के आधार पर
भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, बेस ऑन साइड और बेस ऑन एंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बेस ऑन साइड, बेस ऑन एंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के टाइप्स कोणों के आधार पर, बेस ऑन एंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन सा है, और फिर हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन सा होगा, बेस ऑन साइड। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के क्लासिफिकेशन की बात करें, त्रिभुज के टाइप्स की बात करें तो दो तरह से टुकड़े करेंगे त्रिभुज के हम लोग। कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन सा होगा और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन सा होगा। तो कोणों के आधार पर पहला लिखेंगे आप लोग, एंगल के बेस के ऊपर सबसे पहला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाम ध्यान रखना है, बाकी इसके अंदर ज्यादा कोई खास आपको बात ध्यान नहीं रखनी है। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। यही बना देते हैं इसको, एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण क्या होता है सर? एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। एक्यूट एंगल, न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन त्रिभुज जिसका हर एक जो एंगल है वो न्यून कोण होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे बोलेंगे आप लोग न्यून कोण त्रिभुज। पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नंबर सेकंड, समकोण त्रिभुज। ये आपको कोणों के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट त्रिभुज यही आपको ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर सबसे ज्यादा जो पढ़ना है हमें वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर सबसे ज्यादा ध्यान दो पढ़ना है वो इसी पे पढ़ना है बस, समकोण त्रिभुज, सबसे अधिक ध्यान इसी पे देना है। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। तो ये होगा आपका एक समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसे कहा जाता है कर्ण, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कर्ण। बाकी की जो दो साइड बच गई वो आधार और लंब कहलाती है, बेस और परपेंडिकुलर कहलाता है। आधार और ये तीसरी साइड जो होगी इसका परपेंडिकुलर, लंब कहलाएगी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तीसरा जो त्रिभुज होगा आपका वो होगा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उसे कहते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक ऐसा कोण होगा जो अधिक कोण होगा, या फिर आप ऐसा बना लें, जिस त्रिभुज का मैंने कहा एक कोण ऐसा होगा जो अधिक कोण होगा, एक कोण ऐसा होगा इस त्रिभुज का जो अधिक कोण होगा, ये त्रिभुज कहलाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। कोण बी जो है वो यहां पर अधिक कोण होगा, ए बी सी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अधिक कोण क्या होता है? कोण बी का जो मान है थीटा, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज में एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है मैक्सिमम, और इसके सामने वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। ये सबसे बड़ी भुजा होगी, लेकिन इसमें कर्ण नहीं बोलते हैं इसको। कर्ण तो केवल आप समकोण त्रिभुज में ही बोलते हैं इसको। लेकिन इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अगर पता करनी हो तो आप कहेंगे सर ए बी जो है वो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, वह छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर ये त्रिभुज तीन तरह के होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बेस ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर बात करें आप लोग तो भी त्रिभुज तीन तरह का होता है। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह का होता है। तो हम बात कर लें पहला, बेस ऑन साइड। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बेस ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट त्रिभुज है आपका समबाहु। भुजाओं के आधार पर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है हमारा समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल साइड आर इक्वल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे बोलेंगे आप लोग समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा सर। यहां पर या प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों साइड बराबर, हर एक एंगल बराबर 60 डिग्री का एंगल होगा। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 60 और ये भी 60। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तीनों भुजा बराबर, तीनों एंगल बराबर, और हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो ये त्रिभुज होगा आपका समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर पहला लिखा है आप लोगों ने समबाहु, दूसरा लिखना है समद्विबाहु। दूसरा लिखना है सर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज
आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। एक त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहेंगे आप लोग, ये भुजा ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर ए सी, तथा बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जो त्रिभुज की भुजा बराबर है उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। यहां कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण सी के। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हैं तो भी वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीनों कोण बराबर है तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। लास्ट एक और बच जाता है, वो आपका विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। तीसरा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल एक त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं असमान होती हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं असमान होती हैं वो त्रिभुज होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ए बी और सी तीनों ही असमान भुजा हैं, तीनों कोण भी असमान होते हैं, तीनों भुजाएं भी असमान होती हैं, उसे कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये देखे आप लोगों ने त्रिभुज के प्रकार बेस ऑन साइड और बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तो खैर हमें तीनों ही पढ़ने हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। एक नोट डाल के लिखेंगे आप लोग, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां तक की, उसके बाद इनमें से बारी बारी एक एक त्रिभुज को हम लोग पूरा करेंगे। यहां तक की एक और बात लिखिएगा आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अधिक काम आएगी, नोट डाल के लिखिएगा। त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजा स्मॉल ए बी व सी हैं। जहां सी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, तो कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? काफी अच्छा पॉइंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी लिख रहे हो आप लोग, अभी तक जो आप लोगों ने सीखा है। कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम क्या होगा? बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। बेस ऑन एंगल, तो यहां पर आपको तीन केसेस ध्यान रखने हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू सी स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बड़ा हो सी स्क्वायर से तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा।
ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा केस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ये बराबर आता है सी स्क्वायर के तो ये समकोण त्रिभुज होगा, यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और तीसरा लास्ट, सी, ध्यान रखना आपने क्या लिखा है, सी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर, ध्यान रखिएगा। यहां लिखी आप लोगों ने, सी इस त्रिभुज की क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ए बी सी त्रिभुज की भुजा है, जहां सी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो लास्ट केस है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन टू सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर से छोटा आता है तो ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये केस ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन के माध्यम से एक सवाल का आंसर भी देना है, इस पॉइंट को ध्यान भी रखना है। और इस पर लिखा है क्वेश्चन जिसका जवाब अभी आपको देना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं। त्रिभुज की तीनों भुजा दी जा रही हैं। दी गई है। कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम बताएं। कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम बताएं। देखिए मैं आपको साइड दे रहा हूं। पहला है जिस त्रिभुज की भुजा 2, 3 और 4 है। बताएं आप लोग क्या नाम होगा इस त्रिभुज का। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। अगर सर भुजाओं के आधार पर नाम पूछे तो वो तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि तीनों ही भुजाएं असमान है तो सारी जनता जानती है कि सर ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन इस त्रिभुज का नाम बताना है बेस ऑन एंगल। कोणों के आधार पर ये त्रिभुज क्या है। क्या ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है, या फिर ये अधिक कोण त्रिभुज है। कोणों के आधार पर इसका नाम क्या होगा ये बताना है। कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का नाम क्या होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 + 9 13 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 बड़ा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन टू सी स्क्वायर आ रहा है। तो अभी भी लिखाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन टू सी स्क्वायर हो तो ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। सर इस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए एक बार और कोशिश करिए आप लोग। एक और भुजा मैं लिखता हूं, आप लोग बताएंगे इसका नाम क्या होगा। 4, 5 और 6। एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5 और 6 हैं। कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का नाम क्या होगा। कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का नाम क्या होगा। सबसे बड़ी भुजा सर 6 है तो इन दोनों का वर्ग करना है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 + 25 41 और 6 का वर्ग 36। इस बार सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से तो ये त्रिभुज होगा सर कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज होगा सर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो ये लिखा हुआ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू सी स्क्वायर, तो ये त्रिभुज होगा सर न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लास्ट केस एक और है आपके साथ, जिस त्रिभुज को मैं लिखूं 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 आप सबको याद रहता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है? केवल समकोण त्रिभुज में। यहां सबसे बड़ी भुजा 13 है, सबसे बड़ी भुजा 13 है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये बराबर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये सर समकोण त्रिभुज होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यह समकोण त्रिभुज होगा। तो जब भुजाएं दे करके कोणों के आधार पर नाम आपसे पूछेगा तो काफी अच्छा पॉइंट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। जब आपको भुजा दे करके कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम पूछेगा तो काफी अच्छा सवाल बनाएगा इससे। तो ये जो अभी तक पढ़ा है ये त्रिभुज का बेसिक पार्ट था। अब हम लोग एक एक त्रिभुज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला त्रिभुज आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज। पहला त्रिभुज जो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर एक यही त्रिभुज है जो आपको डिटेल में पढ़ना है थोड़ा। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहा जाता है सर समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वो होगा हमारा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, जिसको हम हाइपोटेनस से लिखते हैं, कर्ण। तो सबसे पहली बात करी जाए समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। एक पूरा चक्कर जो होता है इसके बाहर से आप लगा दो वो इसका कहलाता है परिमाप। परिमाप का होगा यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ दो वही परिमाप होगा। तो परिमाप तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सर? ये होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हो। बस आप शर्तें याद रखना कि जिस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई आपको दे रखा हो तो वहां आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये इसका आधार है और ये इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। जो लंब होगा वही इस त्रिभुज का क्या होगा? हाइट होगी, ऊंचाई होगी। इसी को लंब से लिखा जाता है, परपेंडिकुलर, और यही इस त्रिभुज की क्या कहलाती है? ऊंचाई। जो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाए वो इस त्रिभुज की क्या होगी? हाइट होगी। एक तो ध्यान रखना है इसका क्षेत्रफल, और एक यहां पर आपको ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम। एक साइंटिस्ट है पाइथागोरस थ्योरम, जिन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम बनाई। उन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब आधार कर्ण में से तीनों में से कोई भी साइड अगर निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ताकि डायरेक्ट भुजा देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। भुजा देखते ही आपको ये समझ में आ जाए कि ये सर ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो मैं कहूं कि जिस त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है, जिस त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 है वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जहां 5 जो है वो आपका कर्ण होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कर्ण। तो जब भी कभी आप लोग 3, 4 और 5 देखते हैं तो आपके दिमाग में इस अनुपात में, इस रेशियो में कोई भी भुजा आ जाए, जैसे इन सबको दुगना कर दो 6, 8, 10, 3 गुना कर दो 9, 12, 15, तो वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज होगा। इस तरह से लिखा हो 5, 12, 13, 5, 12 और 13 ये समकोण त्रिभुज होगा। 7, 24, 25, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 9, 40, 41 ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। अगर आप याद रख पाओ तो हम थोड़ा आसानी से बता देंगे कि ये सब समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। 20, 21, 29, 20, 21 और 29, ये 29 जो है वो आपका क्या कहलाएगा? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर हाइपोटेनस कर्ण होती है। तो इसके अंदर एकमात्र फॉर्मूला है क्षेत्रफल देखने का। समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है सर वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो परिमाप का तो खास यूज होगा नहीं यहाँ पर। कर्ण, आधार और लंब तीनों भुजाओं को जोड़ दो, कर्ण, आधार प्लस लंब। परिमाप का मतलब तो होता है बाउंड्री, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप खास यूज नहीं होगा यहाँ पर। अब इसके अंदर भी सर्कल बनेगा, इसके बाहर भी सर्कल बनेगा, इसके अंदर स्क्वायर भी बनेगा, तो चीजें आगे आगे बढ़ती जाएंगी, सीखते जाएंगे, कोई बात नहीं। इस टॉपिक को सीखने का यही है कि इसको साथ साथ आप लोग कम से कम 3-3, 4-4 बार रिवीजन करो। कल की क्लास आने से पहले ये जो आप लोगों ने आज सीखा है ये 3 से 4 बार रिवीजन करिए, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करें दूसरा त्रिभुज, आप लिखिएगा समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज आप लोग लिखिएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, AB बराबर BC बराबर CA, ऑल साइड आर इक्वल। तीनों कोण भी बराबर होते हैं, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं A, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, वो त्रिभुज होगा आपका समबाहु त्रिभुज। यहां बताइए आप लोग परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सर इसमें तीनों ही भुजाएं बराबर हैं तो 3 इंटू साइड, 3 गुणा भुजा इसका परिमाप होगा। 3 गुणा भुजा इसका परिमाप होगा, 3 इंटू साइड। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया।
सर ये होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। एक होगा इसमें हाइट कैसे निकालोगे, इसकी ऊंचाई। इस वाले वर्टेक्स से इसके आधार पर जो लंब डालेंगे आप लोग वो कहलाता है इसका ऊंचाई। आधार पर जो लंब होगा वो कहलाएगी इस त्रिभुज की ऊंचाई, जिसको h से लिखा जाता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ याद रखना है ऊंचाई निकालने का। समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, ये होगा सर √3/2 गुणा भुजा, √3/2 इंटू साइड, √3/2 गुणा भुजा। तो यहां पर छोटे से 3 फॉर्मूले हैं, परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा और ऊंचाई क्या होगी। परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो आज से हम लोगों ने इस टॉपिक की शुरुआत करी है। उम्मीद है आज जो भी आप लोगों ने सीखा है इसको आप 2 से 3-4 बार रिवीजन करेंगे, चीजें आपको समझ में भी आएंगी और साथ साथ आपको रिवीजन करने से याद भी रहेंगी। और याद अगर है इसके कंसेप्ट, इसके फॉर्मूले अगर आप लोगों ने याद रखे हैं तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं समस्या नहीं आएगी, दूर दूर तक समस्याएं नहीं आएंगी आपको। पर इसके फॉर्मूले कभी भी आपको एक साथ याद नहीं रहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही है और आगे हम लोग देखेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। हाँ नीरज।